ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में हम पढ़ रहे थे ऑल्टरनेटिंग करंट का ये लास्ट लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट और एलसी ऑक्सीलेशन सर्किट। ठीक है, चलिए देखिए। तो इसमें आर्टिकल नंबर 6, इसमें हम देखेंगे पैरेलल एलसीआर सर्किट। ठीक है, सीरीज एलसीआर सर्किट हमने देख लिया था। पैरेलल एलसीआर सर्किट सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है अगर हम बात करें तो देखिए 6 आर्टिकल का ए पार्ट हम देख रहे हैं सर्किट। तो इसमें हमने क्या ले लिया, ये हमने कोई पैरेलल सर्किट ले लिया, कोई एसी सोर्स है। इस एसी सोर्स से रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर तीनों क्या है, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है अगर हम बात करें तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, और करंट क्या रहेगी, डिफरेंट। सीरीज में क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सब में सेम थी और जो वोल्टेज था वो क्या होगा, जो सोर्स वोल्टेज था वो तीनों में क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो सीरीज में करंट कांस्टेंट रहती है और पैरेलल में क्या रहेगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहेगा जरा देखिए। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट को मैं ए कहूं तो इस पॉइंट को ए कहूं तो इसको ए कह सकता हूं क्योंकि इन दोनों पॉइंटों के बीच में कोई भी डिवाइस या कोई भी रेजिस्टेंस या कह सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर जाएगा, वोल्टेज को खा जाएगा, और वोल्टेज को खा जाएगा तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। मगर इन दो पॉइंटों के बीच में कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या होगा, वोल्टेज जो पॉइंट, अगर इस पॉइंट को ए कहें तो इस पॉइंट को ए कह सकते हैं। ऐसे अगर हम बात करें इस पॉइंट को ए कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या होगा, कोई भी अगर हम इस पॉइंट को ए कहें तो इस पॉइंट को ए कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे इस पॉइंट को भी ए कह सकते हैं, ऐसे इस पॉइंट को भी ए कह सकते हैं। सेम कहानी अगर मैं इस पॉइंट को बी कहूं तो इस पॉइंट को बी कह सकते हैं क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इस पॉइंट को भी बी कह सकते हैं, इस पॉइंट को भी क्या कह सकते हैं, बी। तो अब अगर हम बात करें तो अगर यहाँ देखें इस ए और बी के बीच में अगर वोल्टेज कितना है, वी है, तो यहाँ इस ए और बी के पॉइंट के बीच में वोल्टेज वी होगा, और इस ए और बी के बीच में वोल्टेज कितना होगा, बी होगा, और इस ए और बी के बीच में वोल्टेज क्या होगा, वी। तो इन तीनों डिवाइस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और कितना होगा, जो इस एसी सोर्स का है। क्लियर होगी बात। तो अब देखिए, तो वोल्टेज तो सेम होगा। तो करंट की बात करें, यहाँ से जो सोर्स से करंट जाएगी उस करंट का कुछ पार्ट इसमें कैपेसिटर में जाएगा, कुछ कॉइल में चला जाएगा, और कुछ किस में चला जाएगा, रेजिस्टेंस में। मान लीजिए रेजिस्टेंस में जो करंट है वो आई आर है, यहाँ कॉइल में जो है वो आई एल है, और इसमें कैपेसिटर में जो करंट है वो आई सी है। तो अगर हम देखें तो आई इज इक्वल टू होगा वी आर। अगर हम ओम्स लॉ लगाएं तो वी तो सबका सेम, यहाँ भी वी वी वी, वी एल, वी आर, वी एल और वी सी सेम होंगे, कितने होंगे, वी होंगे। तो यहाँ पर आई इक्वल होगा वी अपॉन आर। तो अगर मैं आई आर निकालूँ तो हो जाएगा वी अपॉन आर। अगर मैं आई एल निकालूँ तो क्या होगा, वी अपॉन आर। मगर एल का आर होता कौन है, एक्सएल। ठीक है, यहाँ जो दिक्कत है देखिए, आई क्या होगी, वी अपॉन दिक्कत, और दिक्कत रेजिस्टेंस के लिए होती है आर, और एल के लिए होती है एक्सएल, और सी के लिए क्या होगी, एक्सी। क्लियर होगी बात। तो करंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, और वोल्टेज सब में सेम रहेगा, वी क्या रहेगा, कॉमन। चलिए, तो अगर हम बात करें तो जब हम क्या निकालते हैं, इसमें करंट निकालते हैं, तो करंट क्या है, देखिए, तो करंट होगी आई इज इक्वल टू होगी वी अपॉन आर। डीसी सोर्स के लिए तो हम आई इज इक्वल टू कर देते हैं वी अपॉन आर, मगर एसी सोर्स में क्या होगा, जो आर है वो आर नहीं होता, वो इम्पीडेंस होता है जेड, मतलब रिजल्टेंट निकल के आएगा। तो क्या कह दें, दिक्कत कह दें। दिक्कत मतलब जो करंट फ्लो का पॉज करे। चलिए, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन आर। यहाँ पे एसी सोर्स में क्या होगा, वी अपॉन आर की जगह क्या होगा, जेड, या क्या बोल दो, दिक्कत बोल दे। ठीक है, जेड क्या कहते हैं, इम्पीडेंस। चलिए, तो I जो है वो V अपॉन दिक्कत है, या दिक्कत को ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल ऑफ दिक्कत। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ दिक्कत से ही सोल्व होगा कौन, पैरेलल सर्किट। जरा कैसे, जरा देखें। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो गया, V इज इक्वल टू होता था I अपॉन दिक्कत, और दिक्कत को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ दिक्कत। इस रेसिप्रोकल ऑफ दिक्कत से ही जरा देखिएगा, जैसे टर्म्स हैं, ये रेसिप्रोकल वैल्यू आएगी, और ये क्या करेंगे, ओम्स लॉ यहाँ एप्लीकेबल करेंगे। तो जो R है, R का अगर मैं रेसिप्रोकल लूँ तो 1 अपॉन आर, और 1 अपॉन आर क्या कहलाता है, G, या बोलते हैं C, और यही क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। ठीक है, तो ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस, रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर की जो दिक्कत है उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस R, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन आर इक्वल होता है G, और G क्या होता है, कंडक्टेंस। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊं ओम्स लो, तो I इज इक्वल टू होगा V अपॉन आर, और 1 अपॉन आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, G। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हो जाएगा तो आई आर क्या हो जाएगा, V इंटू जी, जहाँ पे G क्या है, 1 अपॉन आर का, मतलब क्या कह सकते हैं, R का रेसिप्रोकल, या कह सकते हैं G इज इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन आर। चलिए,
बात करते हैं एक्सल की। जब कोयल हो तो कोयल में क्या होगा, कोयल में अगर हम बात करें तो 1/एक्सल, 1/एक्सल को एक नई टर्म्स दे दी गई एस, ठीक है। वहां पे देखिए कोई भी कोयल थी, कोई भी कोयल है या फिर कोई भी कैपेसिटर है, उसका अंदर जो रेजिस्टेंस था, उसके अंदर जो रिएक्टेंस था या कह सकते हैं उसके अंदर जो दिक्कत थी, उसे रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्स से। कोयल थी तो एक्सएल और कैपेसिटर था तो एक्ससी, और इनका जो रेसिप्रोकल है किसका, एक्स का, वो किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एस से। एल के लिए है तो एल एस एल, और सी के लिए है तो क्या होगा, एस सी। क्लियर। तो देखिए जी, अगर हम बात करें इसमें तो इसका ये क्या है, अगर हम बात करें दिक्कत की बात करें या रिएक्टेंस देखें किसका, कोयल का, तो होगा एक्सएल, और एक्सएल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्सएल का रेसिप्रोकल क्या कहलाता है, एसएल, और इसे क्या बोलेंगे, इंडक्टिव सबट्रैक्टेंस, ठीक है, SUSCEPTNC। चलिए अब बात करें अगर इसके लिए ओम्स लॉ लगाएं तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन दिक्कत, और दिक्कत यहाँ पे कॉइल में होती क्या है, एक्सल, और 1/एक्सल को हम क्या लिख सकते हैं, SL, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लगा देंगे IL इक्वल हो जाएगा V इंटू SL। चलिए बात करें कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ XC, तो जो XC है वो क्या होगा, XC का रेसिप्रोकल 1/XC वो क्या कहलाएगा, SC, ठीक है। और इसे SC मतलब कैपेसिटर और S मतलब हो गया सब्सक्रिप्टेंस, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम बात करें IC की निकालें तो IC होगा V अपॉन दिक्कत, और दिक्कत कौन होगी, कैपेसिटर में XL, और 1/XL को क्या लिख सकता हूँ, SL, वो SC। L कॉइल है तो L और कैपेसिटर है तो C। चलिए बात करें नेट जो दिक्कत आती है, पूरे जो AC सर्किट है उसकी जो नेट दिक्कत है, नेट रेजिस्टेंस है, उसे हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस Z। तो यहाँ पे अगर हम Z की बात करें तो Z क्या होगा, तो Z का जो रेसिप्रोकल है उसे हम क्या कहेंगे, Y, और वो ये Z कहलाता है इम्पीडेंस, और 1/Z क्या कहलाएगा, Y, और Y को हम बोलते हैं एडमिटेंस, ठीक है, एडमिटेंस, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें I इज इक्वल टू क्या होगा, V/Z, और 1/Z को हम क्या लिख सकते हैं, Y। चलिए अगर हम बात करें फेसर डायग्राम की, जो सीरीज कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट थी और वोल्टेज क्या कर रहा था, वेरी कर रहा था। तो वी आर था, VL था और VC था। अगर उसमें फेसर डायग्राम हम बना रहे थे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल हमने करंट ली थी, हॉरिजॉन्टल में क्या ली थी, करंट, और जो वोल्टेज थे वो क्या हो गया, VR इधर लिया था, VL क्या था, अप था, और VC कहाँ था, डाउन था। इसमें क्या होगा, फेसर डायग्राम अगर हम बात करें पैरेलल LCR सर्किट की, तो पैरेलल में क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, और जो सेम रहेगा तो आपके वहाँ I सेम था, यहाँ वोल्टेज सेम है, तो आपके क्या ले लेंगे, यहाँ हॉरिजॉन्टल वोल्टेज, ठीक। और क्या करेगी, आपके डिफरेंट सर्किट में करंट क्या करेगी, वेरी करेगी, तो आपके वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट होगी। वहाँ पे करंट सेम थी, वोल्टेज डिफरेंट था, इसलिए जो फेसर डायग्राम था उसमें हॉरिजॉन्टल हम ले रहे थे I, और जो वोल्टेज है VR को किसके लॉन्ग ले रहे थे, I के लॉन्ग, और VL कहाँ ले रहे थे, 90 एंगल पे लीड करा रहे थे, और VC को 90 एंगल पे लैग करा रहे थे। आपके पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिफरेंट होंगी, तो क्या होगा, जो रेजिस्टेंस की जो करंट है वो तो हॉरिजॉन्टल रहेगी, वो तो क्या होगा, ध्यान रखिए, रेजिस्टेंस जब केवल रेजिस्टिव सर्किट होता है तो DC होता है, तो उस केस में तो IR हो या IB हो, वो हमेशा, अगर हम DC की बात करेंगे या केवल रेजिस्टिव सर्किट की बात करेंगे तो उस केस में तो फेज डिफरेंस हमेशा 0 होता है, तो वोल्टेज और करंट हमेशा क्या रहती हैं, सेम। तो जिधर करंट थी उधर ही क्या था, VR था। अब क्या है, जिधर वोल्टेज है उसे ही क्या, उधर ही क्या होगा, IR। मगर यहाँ उल्टा हो गया। उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि आपके क्या है, सीरीज की जगह पैरेलल हो गया, तो उस केस में क्या था, VL ऊपर था और VC नीचे था। अब क्या उल्टा हो जाएगा, IC ऊपर, कैपेसिटर ऊपर, और क्या होगा, इंडक्टेंस जो क्या था, कोयल है, वो क्या हो जाएगी, डाउन। मतलब पहले केस में क्या था, पहले केस में अगर हम बात करें तो उस केस में क्या हो गया था, उस केस में कोयल क्या कर रही थी, लीड कर रही, उसमें कोयल लीड कर रही थी, कैपेसिटर लैग कर रहा था। इस केस में क्या होगा, आपके कैपेसिटर क्या करेगा, लीड करेगा, और कोयल क्या करेगी, लैग करेगी। मतलब कैपेसिटर की करंट IC कहाँ आएगी, ऊपर, और IL कहाँ आएगी, नीचे। तो इसमें फेसर डायग्राम में बस इतना चेंज है, उसमें L ऊपर था, C नीचे था, और इसमें क्या होगा, IC ऊपर होगी और IL नीचे होगी। उस केस में V था, इसमें क्या होंगी, करंट, क्योंकि सीरीज में क्या था, करंट सेम थी, इसलिए VL डिफरेंट आ रहा था, और पैरेलल में क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, करंट डिफरेंट आएगी। चलिए, तो जो VR है वो तो वोल्टेज के लॉन्ग हो जाएगी, और IC हो जाएगी अप, और IL हो जाएगी डाउन।
अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि क्या है, अगर मैं बात करूं कि आई एल बड़ी है किससे, आई सी से, आई एल बड़ी है तो क्या होगा, आई एल कहाँ थी, डाउन में, देखिए आई एल डाउन में थी और आई सी ये थी। अगर आई एल बड़ी है तो इसके इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड अगर आई एल बड़ी है। अगर आई सी बड़ी है तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर, इन दोनों का रिजल्टेंट, अभी तीसरी का नहीं। तो अगर आई एल बड़ी है आई सी से तो डाउनवर्ड आ जाएगा कितना, आई एल माइनस आई सी। अगर आई एल बड़ी है तो आई सी को इसमें से माइनस कर देंगे और रिजल्टेंट क्या आ जाएगा उस केस में, आई एल माइनस आई सी। और यहाँ पे क्या रहेगा, आई आर, और किसके लॉन्ग, वोल्टेज के लॉन्ग। तो वोल्टेज हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया, इसी के लॉन्ग क्या है, आई आर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया आई एल माइनस आई सी। अगर आई एल बड़ी है सी से तो डाउनवर्ड होगा, और सी बड़ी होती एल से तो कहाँ जाता, अपवर्ड। अब ये करंट हुई आई आर और ये करंट हुई आई एल माइनस आई सी। तो ये तो है आई आर जो रेजिस्टेंस में है, और ये एल और सी का रिजल्टेंट है कितना, आई एल माइनस आई सी। अब ये दो करंट बची, दिस और दिस, इन दोनों का जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन दोनों का एक पाइथागोरस ये निकल के आएगा। अगर हम वेक्टर एडिशन बनाए, इसका पैरेललोग्राम एडिशन, तो इनका रिजल्टेंट कहीं यहाँ जाएगा इधर। तो देखिए, तो अगर ये क्या है, ये हो गई आई आर और ये क्या हो गया, आई एल माइनस आई सी, इन दोनों वेक्टरों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये ट्रायंगल लो लगा लिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेट करंट आ जाएगी, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो नेट करंट। देखिए एल और सी का रिजल्टेंट तो आ गया आई एल माइनस आई सी, और दोनों डायरेक्ट माइनस हो गए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी। मगर आई आर और एल, आई एल माइनस आई सी डायरेक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है, इनके बीच में फेस डिफरेंस कितना था, 90। तो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा, वो क्या होगा, दोनों को वेक्टर एडिशन ले लीजिए, तो ये क्या आ गया, नेट करंट आ गई आई। और जो नेट करंट आई है वो वोल्टेज से कितना एंगल बना रही है, फाई, क्योंकि वोल्टेज भी तो आई आर के लॉन्ग होता है इधर कहीं, आगे बात समझ में। तो चलिए, तो इसका जो फेस डिफरेंस है वो मान लीजिए कितना आ गया, 5। सेम कहानी हम क्या करें, अगर यहाँ पे क्या करें, ओम्स लॉ एप्लीकेबल करें, तो जैसे आई वहाँ पे क्या करते थे, V की जगह हम क्या रख सकते थे, रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ पे I की जगह हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं, इसका रेसिप्रोकल। V की जगह V इक्वल टू होता था आई आर, आई आपस में कैंसिल हो जाती थी तो क्या बचता था R। मगर I है तो I की जगह मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा तो आई आर की जगह R नहीं रखेंगे, 1/R, और 1/R क्या होता है, G। ऐसे ही अगर वहाँ पे XL माइनस XC की जगह ये VL माइनस BC की जगह मैं लिख सकता था XL माइनस XC, मगर ये वोल्टेज नहीं करंट है, और करंट है तो क्या होगा, मतलब ये सीरीज नहीं पैरेलल होगी, और पैरेलल होगी तो इसमें क्या चलेगा, रेसिप्रोकल। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे क्या था पहले, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इसमें क्या था, VR और ये था VL माइनस VC। जब वोल्टेज था तो इसका मतलब सीरीज पैरेलल, वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो वहाँ पे V की जगह हम क्या रख सकते थे, V की जगह क्या रख सकते थे, R, क्योंकि I आपस में कैंसिल हो जाती थी। तो VR की जगह मैं रख सकता था R, और VL माइनस VC की जगह मैं लिख सकता था XL माइनस XC। मगर क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है, करंट है, और करंट है तो इसका मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा तो इसमें रेसिप्रोकल आएंगे। रेसिप्रोकल क्यों आएंगे, क्योंकि V इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होता है आई आर। तो अगर मैं I निकाल लूँ तो I इक्वल टू होगा V/R, और V सब में क्या होगा, कॉमन, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/R लिख सकता हूँ, और 1/R को क्या बोलेंगे, G। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, 1/XL माइनस 1/XC, उसको क्या लिख सकते हैं, 1/XL को लिख सकता हूँ कितना, SL, और 1/C को क्या, 1/XC को क्या लिख सकता हूँ, SC। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, अगर हम बात करें तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, तो देखिए अगर हम बात करें इसको तो अगर हम I को चेंज करें तो ओम्स लॉ अगर यहाँ लगाएंगे तो I इक्वल टू होगा V/R। V सब जगह कॉमन है क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो V कॉमन, तो ये क्या लिखेंगे, तो क्या होगा, 1/R। तो I की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/R, और 1/R को क्या लिखेंगे, G। ऐसे ही IL माइनस IC की जगह क्या लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, और वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1/XL माइनस 1/XC, और 1/XL को लिख सकते हैं SL, और 1/XC को लिख सकते हैं SC। तो ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस की फॉर्म आ गया, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और ये क्या कहलाएगा, उसमें ये क्या कहलाता था, Z, इसमें क्या कहलाएगा, 1/Z, और 1/Z को क्या लिख सकते हैं, Y। तो ये हो गया 1/R, ये हो गया 1/XL माइनस 1/XC, जिसे क्या लिख देंगे, तो 1/R को लिख सकते हैं G, और इसे 1/XL को लिखेंगे SL, और 1/XC को लिखेंगे SC, और 1/Z को क्या लिख देंगे, Y। तो एक ये डायग्राम बन गया, यहाँ से इनके बीच में एंगल क्या होगा, फाई। अब हम बात करें,
अगर मुझे नेट करंट निकालनी तो नेट करंट क्या होगी, इसका स्क्वायर और इसके इन दोनों का पाइथागोरस, क्योंकि एंगल 90 है, तो क्या होगा आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी के स्क्वायर का होल रूट 2। अगर मुझे नेट वाई निकालना है तो वो क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एस एल माइनस एस सी के होल स्क्वायर का रूट, मतलब इन दोनों का पाइथागोरस। तो वाई आएगा इन दोनों के पाइथागोरस से और नेट आई आएगी इन दोनों के पाइथागोरस से। तो देखिए वहां पे अगर हम बात करें तो वहां पे क्या आता था, वोल्टेज। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो उसमें वोल्टेज आता था, नेट वी आता था, वी स्क्वायर इजिकल टू होगा वी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। मगर क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यहाँ वोल्टेज सेम होगा, तो क्या यहाँ क्या निकालेंगे, करंट। तो नेट करंट जो आएगी वो होगी पाइथागोरस, किसके पाइथागोरस से, आर के और एक्सएल और एक्सी। एक्सएल और एक्सी एक दूसरे के 180 के एंगल पर होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट निकाल लेंगे, या तो एक्स आई एल माइनस आई सी होगा या आई सी माइनस आई एल, वो डिपेंड करेगा कौन सी बड़ी है करंट। तो यहां पे जो नेट आई आएगा वो क्या होगा, आई आर और एक्स आई एल और आई सी का जो रिजल्टेंट है उनका उसका और आई आर का पाइथागोरस से। तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल से अगर आप देखें, ये जो मैंने ट्रायंगल बनाया था अभी ऊपर, तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर का जो पाइथागोरस है उससे क्या आ जाएगा, आई। नेक्स्ट ऐसे ही वाई निकालें हम, y क्या होगा, इसके और इसके इन दोनों के पाइथागोरस से क्या निकल जाएगा, y। तो यहां से y क्या आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एस एल माइनस एस सी का स्क्वायर का होल रूट। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, होल रूट। तो देखिए उसमें जब सीरीज थी तो सीरीज में तो क्या निकालते थे, जेड, y की जगह क्या निकालते थे, जेड। वो किससे आता था, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी के स्क्वायर, ठीक। और क्या यहाँ क्या निकालते थे, वोल्टेज। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन था तो वोल्टेज निकालते थे और जेड, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो क्या निकाल रहे हैं, करंट, और क्या निकाल रहे हैं, वाई। नेक्स्ट फेज डिफरेंस अगर हम बात करें, फेज डिफरेंस tan फाई, tan फाई लेते थे तो कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे कौन है, उस केस में तो परपेंडिकुलर पे क्या था, VL माइनस VC अपॉन VR, या ले रहे थे XL माइनस XC अपॉन R। इसमें क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो V की जगह क्या आ जाएगा, I, तो क्या होगा IL माइनस IC अपॉन R। या फिर I की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या ले सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या होगा SL माइनस SC अपॉन Y। क्लियर होगी बात। देखिए इन दोनों ट्रायंगल से अगर आप करें, इस ट्रायंगल से निकालें तो tan फाई, अगर हम tan फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब SL माइनस SC अपॉन G। या फिर हम क्या निकालें, इससे निकाल सकते हैं। तो अगर tan फाई निकालेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन हो गया, IL माइनस IC इंटू IR। बिल्कुल सेम वैसा ही है, बस जहां पे वहां जहां क्या था, V था, वहां पे जहां V था इसमें क्या लेना, I, और उसमें जहां रेजिस्टेंस था इसमें क्या लेना, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। जहां वहां उसमें जेड था इसमें क्या लेके चलेंगे, वाई। क्लियर होगी बात। चलिए तो इसमें आर का रेसिप्रोकल क्या हो गया, जी, और एक्सएल का रेसिप्रोकल हो गया एसएल, और वहां पे क्या हो गया, अगर हम बात करें एससी का रेसिप्रोकल कौन हो गया, एसएल, और जेड का रेसिप्रोकल हो गया वाई, और वी की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, आई। नेक्स्ट देखिए अब उसमें केस क्या था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, अगर एक्सएल बड़ा था एक्ससी से तो उस केस में वोल्टेज क्या कर गया था, तो उस केस में क्या था, अगर एक्सएल बड़ा हुआ एक्ससी से तो उस केस में वो क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, और अगर एक्ससी बड़ा हो गया एक्सएल से तो कैपेसिटिव था। इस केस में रिवर्स हो जाएगा, जब एक्सएल बड़ा होता था तो फेज डिफरेंस कैसा आता था, प्लस, मतलब वोल्टेज लीड करता था, करंट लैग करती थी। यहां पे उल्टा हो जाएगा, अगर क्या होगा, एक्सएल बड़ा होगा तो एक्सएल बड़ा होगा तो इस केस में आपके वोल्टेज क्या, फेज डिफरेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और वोल्टेज क्या कर जाएगा, उसमें वोल्टेज इसमें क्या कर जाएगा, लैग कर जाएगा, और ये अब कैपेसिटिव हो जाएगा। तो उसका उल्टा था, अगर एल ज्यादा था सी से तो वो इंडक्टिव था, अगर इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर एल ज्यादा हो गया सी से तो ये इंडक्टिव नहीं होगा, कैपेसिटिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो एसएल छोटा हो जाएगा एससी से, क्योंकि इनके रेसिप्रोकल से आता है वो, और इसमें जो फाई होगा, फिर इस केस में जब एक्सएल बड़ा होता है तो उस केस में फाई क्या आता था, प्लस, क्योंकि इसमें होता है एसएल माइनस एससी, और इसमें फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि आपके इसमें अगर एसएल बड़ा होता है, तो अगर एक्सएल बड़ा होगा तो एसएल क्या हो जाता है, छोटा, और छोटा हो जाएगा तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, उल्टा। तो इस केस में फाई क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आ जाएगा तो वोल्टेज आपके लैग कर जाएगा, करंट क्या कर जाएगी, लीड, तो वोल्टेज लैग द करंट। तो उसका उल्टा होना है, ध्यान रखना। अगर उसमें एल बड़ा था सी से
तो क्या था, इंडक्टिव रेजिस्टेंस था और फाई क्या था, प्लस का था और वोल्टेज लीड कर रहा था। इसमें उसका उल्टा हो जाएगा, अगर एल बड़ा दे दिया उसने किससे, सी से, एक्सेल बड़ा दे दिया किससे, एक्सी से, तो उस केस में क्या हो गया होगा, तो जब एक्सेल बड़ा होगा तो इसका मतलब एसएल छोटा हो गया होगा, एससी बड़ा हो गया होगा, और एससी बड़ा हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव, और फेज डिफरेंस कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। और इसीलिए क्या हो गया था, उल्टा हो गया था, इसमें सी ऊपर पहुंच गया था और एल कहां पहुंच गया था, नीचे। चलिए देखिए, तो ध्यान दीजिए, अगर एक्सेल बड़ा है किससे, एक्सी से, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटिव। कब, अगर पैरेलल है तो, और अगर सीरीज होगा तो क्या, कौन बड़ा होगा, फिर इंडक्टिव होगा। नेक्स्ट देखिए, एक प्रॉब्लम समझे इस पे। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है हमारे पास कोई एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स से पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने कर दिया एक रेजिस्टेंस का और एक कॉइल का। इस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, 3, और इस कॉइल का एक्सल कितना है, 4। ठीक, और इस ये एक एसी सोर्स लगाया, कितना, V = 120 sin ओमेगा टी। तो कह रहा है एक तो जेड बताओ पूरे सर्किट का, जेड मतलब नेट इंपीडेंस, ये कह सकते हैं टोटल दिक्कत बताइए इसकी सर्किट की कितनी है, और एक करंट बताइए टोटल कितनी करंट फ्लो हो रही है सोर्स से, और फेज डिफरेंस बताना है कितना होगा, किसके बीच में, फेज डिफरेंस किसके बीच में होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब इससे मुझे जेड निकालना है, जेड मतलब इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, तो वो वही तो जेड कहलाता है, इंपीडेंस। अब यहाँ पे क्योंकि ये पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो यहाँ पे डायरेक्ट जेड नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा यहाँ पे, वाई, और y निकलेगा, तो y का जो रेसिप्रोकल है वही क्या कहलाएगा, z। अब तो पहले y निकालिए, y कैसा आएगा इसमें, y आएगा g² मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, और प्लस SL माइनस SC का स्क्वायर। अब इसमें कैपेसिटर कहीं है नहीं, अब इसमें कैपेसिटर कहीं नहीं है, और कैपेसिटर नहीं है तो SC क्या होगा, 0, SC क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए जी, तो इसमें क्या हो गया, y² इक्वल हो गया g² प्लस SL माइनस SC, पैरेलल के केस में फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सीरीज होती तो क्या लगाते, z² इक्वल होता r² प्लस XL माइनस XC, और ये क्योंकि पैरेलल है तो क्या लगाएंगे, y² इजिकल टू होगा g² प्लस SL माइनस SC। कैपेसिटर कहीं है नहीं तो कैपेसिटर वाला पार्ट क्या हो गया, 0, तो SC क्या हो गया, 0, SC 0 हो गया। G को हम क्या लिख सकते हैं, G को लिख सकते हैं 1/r, G को क्या लिख सकते हैं 1/r, SL को क्या लिख सकते हैं 1/XL। R मुझे दे रखा कितना, 3 रेजिस्टेंस, और मुझे कॉइल का रेजिस्टेंस भी दे रखा, एक्सल दे रखा कितना, 4। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए ये जो गिवन है ये कौन है, ये आर ही तो गिवन है, और ये कौन गिवन है, कॉइल का रेजिस्टेंस। कॉइल का रेजिस्टेंस मतलब एक्सल या कॉइल का रिएक्टेंस जिसे बोलते हैं। चलिए तो हमारे पास क्या हो गया, इसमें कैपेसिटर तो कहीं था नहीं, और कैपेसिटर था नहीं तो कैपेसिटर वाला पोर्शन क्या हो गया, 0। जी मुझे डायरेक्ट दे नहीं रखा, तो जी को क्या लिख सकता हूँ 1/r, और आर की वैल्यू दे रखी 3। एसएल को क्या लिख सकता हूँ 1/XL, और एक्सएल की वैल्यू दे रखी 4, और ये क्या हो गया y²। इसको सोल्व करिए, यहाँ से सोल्व करेंगे तो y² निकल कर आ गया 25/144। तो इस अब क्या करेंगे, तो y इसका भी रूट ले लो, रूट ले लोगे तो y² की वैल्यू आई, तो y निकालूंगा तो इसका क्या ले लेंगे, रूट, और रूट लेंगे तो कितना हो गया 5/12। अब हम क्या करना है, z निकालना है। तो z कैसे निकलेगा, 1/y से, और y मेरे पास आ चुका कितना 5/12, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा 12/5, और 12/5 को सोल्व करेंगे तो 2.5 ओम। तो जो सर्किट दिया है पैरेलल सर्किट, इस पैरेलल सर्किट का नेट रेजिस्टेंस या कह सकते हैं नेट दिक्कत या कह सकते हैं इंपीडेंस जो जेड है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 2.5 ओम। क्लियर, डायरेक्ट सीधा नहीं जोड़ेंगे जैसे डीसी जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में निकालते हैं। चलिए अब बात पूछ रहा है किसकी, करंट की। तो करंट कौन सी होगी, IRMS। जब भी करंट पूछे तो कौन सी बताएंगे, जब भी किसी का जिक्र ना हो तो आप क्या बताएंगे, RMS वैल्यू। चलिए तो I इक्वल टू क्या होगा, V/ दिक्कत, और दिक्कत कौन है, जेड ही तो होती है। चलिए तो IRMS निकालना, तो VRMS/Z। अब VRMS क्या होगा, मुझे पीक वैल्यू तो दी है, उसने क्या दिया था, V इक्वल टू कितना दिया था, AC जो सोर्स है उसका वोल्टेज दिया है V इक्वल टू 120 sin ओमेगा टी, ये दिया है मुझे क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो ये दिया है कितना, V इक्वल टू है 120 sin ओमेगा टी, तो ये क्या दे दी V0, और मुझे चाहिए VRMS। तो जब पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देते हैं तो कौन सी वैल्यू निकल जाती है, RMS। तो V0 कितना दे रखा 120, तो VRMS कितना हो जाएगा 1/√2, तो बस लगा दीजिएगा। तो देखिए मुझसे करंट पूछ रहा है तो कौन सी करंट बताऊंगा, करंट आएगी V/ दिक्कत, दिक्कत मतलब Z।
ठीक। और क्या होगा इसमें, अगर हम बात करेंगे तो करंट कौन सी निकालेंगे, आरएमएस वाली, तो वोल्टेज भी कौन सा रखेंगे, आरएमएस वाला। जेड मुझे कैलकुलेट है कितना 2.5 ओम। वी मेरे पास आ जाएगा किससे, वी नोट है कितना 120, तो वी आरएमएस निकालना तो इसे √2 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और √2 से डिवाइड हो जाएगा, और इंटू साथ में जेड की वैल्यू निकाल चुके 2.5, वैल्यू रखिए कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा 25√2 एम्पियर। अब वो क्या कह रहा है, tan फाई कैसे निकलेगा, जब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होती थी तो सीरीज कॉम्बिनेशन में किससे निकलेगा, VL या तो V की फॉर्म में और या R की फॉर्म में। V की फॉर्म में निकालेंगे तो VL माइनस VC अपॉन क्या करते थे, VR। या किसकी फॉर्म में आप निकालें, मतलब आप ट्रायंगल बनाने, उसमें ट्रायंगल में एक होता था VR और एक टर्म्स होती थी VL माइनस VC, और बाकी दूसरा क्या होता था, वो नेट V, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। तो इसमें जो tan फाई होगा वो क्या हो जाएगा, वहां था VL माइनस VC अपॉन VR, या कर सकते थे XL माइनस XC अपॉन R। क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जो फेज डिफरेंस होगा या तो करंट की फॉर्म में निकलेगा या रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल में। अगर करंट की फॉर्म में निकालते तो कैसे निकालते, फिर निकालते IL माइनस IC अपॉन IR। आई तो मुझे सबके अलग अलग है नहीं, ठीक है, सबके अलग अलग नहीं दे रखे, मगर सबके अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, रेजिस्टेंस मतलब रेसिप्रोकल। तो अगर हम रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकालेंगे तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल लगेगा, और रेसिप्रोकल क्यों लगेगा, क्योंकि पैरेलल है। तो एक्सएल की जगह क्या हो जाएगा, 1/XL, और XC की जगह क्या हो जाएगा, 1/XC, और R की जगह क्या हो जाएगा, 1/R। तो 1/R को बोल देंगे G, 1/XC को बोल देंगे XC, और इसको क्या बोल देंगे, XL। तो यहाँ पे जो tan फाई आ जाएगा वो किससे आएगा, या तो IC माइनस वो IL माइनस IC अपॉन IR, या I नहीं दे रखा तो क्या रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, SL माइनस SC अपॉन G। SL की वैल्यू मुझे पता है, SL किससे आएगा, 1/XL से। XL की वैल्यू कितनी पता है, 4, तो ये तो देखो कितना आ गया, अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये तो कितना आ गया, 1/4, क्योंकि 1/XL माइनस कैपेसिटर है ही नहीं सर्किट में तो 0, और G का मतलब 1/R, R हमें दे कितना रखा है, 3, तो यहाँ कितना हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 डिवाइडेड बाई 1/3, तो उल्टा हो जाएगा 3/4। अगर मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो ये कितना आता, XL अपॉन R हो जाता, और XL होता 4 और R कितना है, 3, तो ये होता है 4/R। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल में क्या हो गया, फेज डिफरेंस भी चेंज हो गया, रिवर्स हो गया है। अगर वहां पे उस केस में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो उसमें कितना आता, XL अपॉन R मतलब 4/3, और इसमें कितना आ रहा, 3/R, उल्टा हो गया है। आगे बात समझ में नहीं, तो क्या, तो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, रिवर्स हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो tan फाई है वो कितना आ गया, 3/4, या कह सकते हैं फाई इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर होगी बात। तो tan फाई आ गया था कितना, x क्या होगा, 1/XL इंटू 1/R। देखिए हो गया था कितना, SL माइनस SC हो गया था 0, तो बस SL अपॉन क्या हो गया था, G, और SL क्या होगा 1/XL, और G क्या होगा 1/R। XL की वैल्यू रख दी, XL की वैल्यू रख दी, और R की वैल्यू रख दी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। अगर हम बात करें इस प्रॉब्लम की तो ये कह रहा है एक हमारे पास एक AC सोर्स है, इस AC सोर्स से पैरेलल में दो सिस्टम लगे, एक तो कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल है, और एक क्या है, कैपेसिटर। अब क्या रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक, तो क्या कह रहा है, जेड बताइए। जेड मतलब इस पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस, या कह सकते हैं इस पूरे सर्किट की नेट दिक्कत, ठीक है, नेट दिक्कत जेड पूछ रहा है, इंपेडेंस। तो देखिए अगर ये पैरेलल में है तो पैरेलल में डायरेक्ट जेड तो सीधा सीधा निकलेगा नहीं, पहले क्या निकालना पड़ेगा इसमें वाई, और y का जो रेसिप्रोकल है वही क्या हो जाएगा, z। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला, y² इक्वल होगा g² प्लस SL माइनस SC का होल स्क्वायर। क्लियर। अब रेजिस्टेंस कहीं भी है नहीं तो g क्या हो, g वाला पार्ट तो क्या हो गया, 0, मतलब रेजिस्टेंस के जो रेसिप्रोकल वाला पार्ट है g, मतलब कंडक्टेंस वाला, वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो बस क्या बचा, अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, SL है और SC है। SL और SC की वैल्यू दे रखी है, देखिए कैसे पता चलेगी, ये उसने क्या ले रखा है, कॉइल पे 30 ओम लिख रखा है, तो कॉइल पे 30 ओम का मतलब क्या दे रखा है, ये XL, और कैपेसिटर पे कितना लिख रखा है, 40 ओम, तो इसका मतलब इस कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कितना, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस को क्या लिखते हैं, XC, तो XC की वैल्यू दे रखी है 40, तो XC की वैल्यू 40 और XL की वैल्यू कितनी, 30, तो इसे हम यूज कर लेंगे। तो देखिए, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जी तो क्या हो गया 0, तो क्या बचा SL माइनस SC का स्क्वायर, तो ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया 0। अब XL तो मुझे डायरेक्ट पता नहीं, XL को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो
SL को मैं क्या लिख सकता हूँ, SL को लिख सकता हूँ 1/XL, तो इसे लिखूंगा 1/XL और XL की वैल्यू कितनी है 30, माइनस SC की जगह क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि SC तो मुझे डायरेक्ट दे नहीं रखा, तो SC की जगह होगा 1/XC और XC कितना है 40, तो बस इसका स्क्वायर करिए तो पोर्शन 0 हो गया था। तो सोल्व करेंगे इसका पाइथागोरस, 1/, तो अगर यहाँ भी स्क्वायरिंग है ये तो खत्म ही हो गया, इसकी भी स्क्वायरिंग इसकी भी स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ रूट लेंगे तो y इक्वल टू हो गया 1/30 माइनस 1/40। इसको सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ गया 1/20। मुझे निकालना क्या है z, और z किससा आएगा, z इक्वल टू होगा 1/y, और y की वैल्यू थी 1/20, तो रखिए यहाँ पे 1/1/20 तो कितना आ जाएगा 20 ओम। और ये कैसा होगा, ये अगर सर्किट पूछे तो ये इंडक्टिव होगा कि कैपेसिटिव होगा, तो वो डिपेंड करेगा कौन सा सब्सटेंस बड़ा है, एक्सेल बड़ा है कि एक्सी बड़ा है। अगर एक्सेल बड़ा होगा तो क्या होता है, कैपेसिटिव होता है। अगर एक्सेल बड़ा होगा तो कैपेसिटिव होता है। किस केस में, अगर हम बात करेंगे सीरीज के केस में, तो सीरीज के केस में अब क्या होगा, अगर एक्सेल बड़ा हो जाता था तो इंडक्टिव होता था और एक्सी बड़ा होता तो कैपेसिटिव होता था। किस केस में, सीरीज के केस में। मगर ये पैरेलल है और पैरेलल है तो इस केस में क्या हो जाएगा, कौन बड़ा है, एक्सेल बड़ा है कि एक्सेल बड़ा है कि एक्सी, एक्सी बड़ा है और एक्सी कितना है 40, तो ये कैपेसिटिव होगा, इंडक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखना आप इसको। चलिए नेक्स्ट बात करें, क्योंकि किसकी वैल्यू बड़ी होगी, नहीं एक मिनट, इसकी वैल्यू बड़ी है कितनी, एसएल की, ये वैल्यू बड़ी आ रही है एसएल, एसएल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, देखिए 1/30 बड़ा होगा कि 1/40, 1/30 बड़ा होगा, तो एसएल बड़ा होगा, एसएल बड़ा होगा, एल बड़ा होगा, एल बड़ा होगा तो इंडक्टिव ही होगा। इससे चेक कर ला करो, अगर एक्सेल और एक्सी की बात कर लो या एसएल और एस, तो इस मेन बात तो किससे चलेगी, सीरीज में किससे चलेगी, सीरीज में चलेगी एक्सेल से, और पैरेलल में किससे चल जाएगी, एसएल से। यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लगा, एक रेजिस्टेंस लगा है और एक कैपेसिटर लगा है। इस कैपेसिटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो 24 एम्पियर की है, और रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है, 7 एम्पियर की है। तो पूछ रहा है बताइए सोर्स ने कितनी करंट फ्लो करी होगी। अगर ये डीसी होती तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, 24 यहाँ गई और 7 यहाँ गई, तो 7 और 24 डायरेक्ट ऐड हो जाती, कितनी हो जाती, 31 एम्पियर। मगर क्योंकि ये डीसी नहीं है, ये एसी है, और एसी है तो इसमें करंट क्या होगा, इसमें फेज डिफरेंट होते हैं, और फेज डिफरेंट होंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, नेट करंट निकालनी पड़ेगी। तो नेट करंट क्या होगी, आई स्क्वायर इक्वल होगी आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें कहीं भी क्या है, कोयल है नहीं, कोयल नहीं है तो आई एल तो क्या हो गया, जीरो, आई एल जीरो हो गया, तो सिर्फ क्या बचा, आई आर स्क्वायर और एक कैपेसिटर वाली करंट का स्क्वायर सिर्फ, तो ये क्या हो गया, आई आर स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितनी देर की, 7, और आई सी कितनी देर की, 24। दोनों का पाइथागोरस निकाल लीजिए, 7 और 24 का पाइथागोरस कितना होता है, 25। याद होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं होता तो भैया करिए सोल्व इनको, स्क्वायर। ये कितना आएगा 625, और इसका जब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो वैसे भी आपको ध्यान होना चाहिए कि 7 और 24 का जो पाइथागोरस है वो कितना होता है 25। ये मैंने आपको कई बार कहा है, ये कुछ बातें याद रखिए, जैसे 3 और 4 का पाइथागोरस होगा 5, अगर हम बात करें 6 और 8 का पाइथागोरस कितना होगा 10, अगर देखें 5 और 12 का पाइथागोरस कितना होगा 13, और ऐसे अगर हम बात कर ले किसकी, अगर हम देखें इसकी 7 और 24 की, तो पाइथागोरस कितना होता है 25। नेक्स्ट देखिए अब बात करते हैं 6 आर्टिकल का बी पार्ट, रेजोनेंस। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजोनेंस आया था, ऐसे इसमें भी क्या होगा, रेजोनेंस आएगा। रेजोनेंस कंडीशन कब आती है, जब करंट और वोल्टेज दोनों का फेज क्या हो जाए सेम, तो उस समय क्या होगा, वो क्या कहलाती है, रेजोनेंस कंडीशन। तो व्हेन वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज देन रेजोनेंस अकर्स इन द सर्किट, तब सर्किट में क्या हो जाता है, रेजोनेंस अकर्स हो जाता था। उस केस में रेजोनेंस में क्या होता था, वहां पे क्या हो गया था, जेड इंपिडेंस मिनिमम हो गया था और करंट क्या हो गई थी, मैक्सिमम। इस केस में क्या होगा, देखिए जब रेजोनेंस होगा तो फेज डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट और वोल्टेज का फेज क्या हो जाएगा सेम, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अब फेज डिफरेंस जीरो कब होगा, जब एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए इक्वल, जैसे वहां पे एक्सएल और एक्सी क्या होते थे इक्वल। तो देखिए
जब फेज डिफरेंस जीरो होगा तो एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते थे, तो उनका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब एसएल इज इक्वल टू, जब एक्सएल इक्वल होगा एक्ससी के तो 1/एक्सएल इक्वल होगा 1/एक्ससी के, या कह सकते हैं एसएल इक्वल हो जाएगा एससी के, या कह लो फेज डिफरेंस। इस पैरेलल वाले कॉम्बिनेशन में फेज डिफरेंस tan फाई क्या होता था, tan फाई होगा एसएल अपॉन एससी अपॉन क्या होगा आर, और फाई की वैल्यू जीरो जब होगी जब tan फाई क्या हो जाए जीरो, और tan फाई जीरो कब होगा, जब एस एल माइनस एस सी क्या हो जाए जीरो, या कह सकते हैं एस एल माइनस एस सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक, या कह सकते हैं 1/एक्सएल इक्वल हो जाएगा 1/एक्ससी के। और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं ओमेगा सी, ओमेगा एल, एक्सएल की जगह क्या लिख सकते हैं ओमेगा एल, और एक्ससी की जगह लिखेंगे 1/ओमेगा सी, और ये अपॉन के भी अपॉन हो गया तो ऊपर चला जाएगा ओमेगा सी। ओमेगा ओमेगा को एक तरफ करिए तो यह हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा 1/LC, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा 1/√LC। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सीरीज कॉम्बिनेशन में भी यही थी और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी यही आ रही, कितनी, ओमेगा इज इक्वल टू आ रहा 1/√LC। या ओमेगा की या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2πf, एफ को यहीं छोड़ेंगे तो 2π को अपॉन में ले आएंगे, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 1/2π√LC, ये हो गई एफ, और ओमेगा निकालेंगे तो 2π हट जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कह रहा है सी पार्ट, इसका सी पार्ट में क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर हम बात करें सी पार्ट में तो व्हाट हैपन एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे क्या हो गया, एक तो फेज डिफरेंस क्या हो गया जीरो, एक तो फेज डिफरेंस जीरो हो गया, साथ में एसएल और एक्ससी क्या हो गए, इक्वल हो गए, या कह सकते हैं जब ये दोनों इक्वल होंगे तो करंट भी दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब आईएल इक्वल होगा आईसी के, क्योंकि tan फाई क्या होता है, देखिए इसमें अगर हम बात करें tan फाई होता था आई एल माइनस आई सी अपॉन आई आर, या इक्वल होगा एस एल माइनस एस सी अपॉन जी, ठीक है। और ये इक्वल कब हो सकता है, फाई की वैल्यू जीरो कब हो सकती है, जब tan फाई क्या हो tan फाई क्या हो जीरो, और tan फाई जीरो कब हो सकता है, जब एस एल और एस सी इक्वल हो, या आई एल और आई सी क्या हो इक्वल हो। तो रेजोनेंस कंडीशन में फेज डिफरेंस क्या होगा जीरो, या कहेंगे वो कब होगा जीरो, जब एस एल और एस सी इक्वल हो, या कह सकते हैं आई एल इक्वल हो किसके, आई सी के। ये जब आई एल और आई सी इक्वल के हो जाएंगे तो उस केस में वाई किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, क्योंकि वाई क्या होता था, वाई इक्वल होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होगा जी स्क्वायर प्लस एस एल माइनस एस सी का स्क्वायर। ये पोर्शन जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा जीरो, और ये जीरो हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा जी स्क्वायर के, कह सकते हैं वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी के इक्वल। तो y इस समय क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि जो पार्ट ऐड हो रहा है वो क्या हो गया जीरो, तो y इस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में y क्या हो जाएगा मिनिमम, और जब y मिनिमम होगा तो z क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि z क्या होता है y के रेसिप्रोकल, ठीक है, z का जो रेसिप्रोकल है वही तो y है। और जब z मैक्सिमम हो जाएगा मतलब दिक्कत मैक्सिमम हो जाएगी तो करंट क्या होती है मिनिमम। तो दोनों रेजोनेंस में अंतर आया कुछ, दोनों रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी तो सेम है, मगर सीरीज का जो रेजोनेंस था उसमें z क्या आता था मिनिमम, किसके इक्वल होता था आर के, और करंट क्या आती थी मैक्सिमम। इसमें क्या होगा, इसमें z क्या आता है मैक्सिमम आता है, और करंट क्या आती है मिनिमम आती है, क्लियर। और इसमें जो z है मिनिमम मैक्सिमम वो किसके इक्वल होता था आर, वहां पे आर, देखिए यहाँ पे भी z इजिकल टू आर है, वहां पे भी z इजिकल टू आर है, मगर यहाँ पे जो z इजिकल टू आर है वो मैक्सिमम वैल्यू है z की, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो z इजिकल टू आर आ रहा था वो r की मिनिमम वैल्यू थी, क्लियर। तो यहाँ पे y क्या हो गया मिनिमम हो गया, कितना, सिर्फ g हो गया, और y मिनिमम होगा तो z मैक्सिमम होगा, और z मैक्सिमम होगा तो करंट क्या हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि जब दिक्कत मैक्सिमम हो जाएगी तो करंट क्या हो जाएगी मिनिमम। तो z इजिकल टू क्या होगा 1/y, या क्योंकि y इजिकल टू क्या होता है 1/z, तो z इजिकल हो गया 1/y, और इस केस में रेजोनेंस की कंडीशन में y इजिकल टू किसके इक्वल हो गया g के, तो y की जगह में क्या लिख सकता हूँ g, और 1/g क्या हो जाता है r, तो z इजिकल टू हो गया r के, और ये इससे में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इससे में जो करंट आएगी i इजिकल टू v अपॉन दिक्कत, और इससे में z क्या होगा मैक्सिमम होगा, z क्या होगा मैक्सिमम कितना r, तो इससे में जो i होगी वो मिनिमम होगी। यही i किस में आएगी सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में, मगर वो i क्या होगी, वो i होगी मैक्सिमम, और ये i क्या होगी मिनिमम, क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में z इजिकल टू r होगा, मगर यही कंडीशन अगर पैरेलल के लिए है तो z क्या है मैक्सिमम वैल्यू है, और यही सीरीज के लिए होगा तो z की मिनिमम वैल्यू होती है। चलिए तो उल्टा हो गया, इसमें क्या है z इजिकल टू जो r है अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो वो मिनिमम वैल्यू है z की, और पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उसमें z इजिकल टू r वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो करंट क्या आएगी मिनिमम, तो इस केस में, और वहां पे क्या आता था करंट मैक्सिमम आती थी। तो इसमें क्या हो गया, जो रेजोनेंस वाला है अगर z की बात करें
तो देखिए इसमें उसका रिवर्स हो गया है कहानी। कैसे रिवर्स होगी जरा देखिए। तो देखिए तो यहाँ पे I इज इक्वल टू वी अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू क्या हो गई R। और इस केस में जो जेड है उसकी वैल्यू R है, और ये जो जेड है जो किसके इक्वल है R के, ये इस समय क्या होगा, ये इस समय मैक्सिमम वैल्यू होगी जेड की, और जेड की ये मैक्सिमम वैल्यू है जेड की, तो I क्या होगी, ये मिनिमम। तो ये इस समय जो I होगा V अपॉन R, ये क्या होगा, मिनिमम होगा, या कह सकते हैं रेजोनेंस करंट। तो रेजोनेंस करंट सीरीज में रेजोनेंस करंट क्या होती है, मैक्सिमम, और सीरीज में अगर पैरेलल में रेजोनेंस करंट देखें तो वो क्या होती है, मिनिमम। तो अगर हम बात करें एट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जेड क्या होता है, मिनिमम, और I क्या हो जाती है, मैक्सिमम। और पैरेलल में बात करें तो जेड मैक्सिमम हो जाएगा, होगा किसके इक्वल, आर के, यहाँ भी किसके इक्वल होगा, आर के। यहाँ भी करंट कितनी होगी, वी अपॉन आर, वहाँ भी वी अपॉन आर होगी, मगर ये जो वी अपॉन आर होगी वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ की जो वी अपॉन आर होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। आगे बात समझ में। चलिए तो अगर हम बात करें इसमें, तो अगर हम ग्राफ देखें तो अगर हम ग्राफ देखें कौन सा, जेड और एफ के बीच में, तो वहां पे क्या था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे वैसे वैसे जेड क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। दो फ्रीक्वेंसी, एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सबसे मिनिमम हो गया था, और कितना हो गया था, जेड इजिकल टू हो गया था आर। इस केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी तो उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे जो जेड है वो रेसिप्रोकल से निकलते हैं। तो इस केस में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जेड बढ़ेगा, और मैक्सिमम हो जाएगा जेड किस पे, जब जेड की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जेड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और किसके इक्वल होगी, आर के। तो यहाँ पे जेड मैक्सिमम है आर, और वहाँ पे जेड क्या होता था, मिनिमम होता था। तो इस केस में उल्टी कहानी हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे पहले जेड बढ़ता है और फिर घटता है, और मैक्सिमम पीक वैल्यू क्या होगी, आर। उसमें क्या होता था, जेड घटता था और फिर बढ़ता था, और मिनिमम कितना हो जाता था, आर के इक्वल। अब इसमें जब जेड का कहानी उल्टी है तो करंट की भी कहानी क्या हो जाएगी, रिवर्स। उसमें क्या होता था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ रही थी, मगर इसमें करंट क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इसमें जेड बढ़ रहा है। तो इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। करंट अगर हम सीरीज की कॉम्बिनेशन की बात करें तो कैसा ग्राफ था, ठीक है। और अगर हम किस में कर रहे हैं, पैरेलल में, तो आपके इसमें जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे जेड बढ़ेगा, और जेड बढ़ेगा तो करंट क्या होगी, घटेगी। और मिनिमम कहाँ होगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मिनिमम होगी, और रेजोनेंस कंडीशन पे जेड क्या होगा, मैक्सिमम, और किसके इक्वल होगा, आर के। और ये करंट इस समय मिनिमम होगी कितनी, आई अपॉन आर। नेक्स्ट देखिए लास्ट टॉपिक देखें इस चैप्टर का, आर्टिकल नंबर 7, एलसी ऑक्सीलेशन। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बड़ा अच्छा है। क्या है एलसी सर्किट, ये कह रहा है हमारे पास कोई एक फुल्ली चार्ज एक कैपेसिटर है, एक चार्ज कैपेसिटर है। इस चार्ज कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, एक कॉइल से कनेक्ट कर दिया, और कॉइल से कनेक्ट कर दिया तो अब इनके बीच की में जो एनर्जी होगी वो क्या करेगी, दोनों के बीच में ऑक्सीलेट करेगी, ठीक है। तो उसी पे से बोल रहे हैं एलसी ऑक्सीलेशन, मतलब एक कैपेसिटर को और एक कॉइल को आपस में ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन कर दिया तो अब इनकी जो एनर्जी है वो इनके बीच में क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो इसलिए इसे क्या कर रहे हैं, एलसी ऑक्सीलेशन। तो देखिए, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर, then energy oscillate between L and C, and this phenomena is known as LC oscillation। क्लियर होगी बात। किसी भी चार्ज कैपेसिटर को जब हम किसी इंडक्टर से यानी कि किसी कॉइल से ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, और इसी प्रोसेस को, फिनोमिना को क्या बोलते हैं, एलसी ऑक्सीलरेशन। तो देखिए हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, और ये क्या है, इनिशियली चार्ज है कितना, Q नॉट चार्ज से। अब क्या कर दिया, इसको एक कॉइल से जोड़ दिया, एक कॉइल से जोड़ दिया है। तो इस कॉइल और ये जो वायर हमने यूज़ किया है इनको कनेक्ट करने में, उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या लेकर चल रहा है, 0। तो मतलब करंट रेजिस्टेंस जो वायर हमने कनेक्ट किया है, जो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो वायर यूज़ किया उसका रेजिस्टेंस 0 मान रहे हैं। मतलब इसमें जो टोटल एनर्जी कैपेसिटर में, वो टोटल एनर्जी इन दोनों के बीच में ही रहेगी। वायर में जो हीट लॉस में एनर्जी वेस्ट होती है वो क्या मान ली हमने, 0 मान ली। वैसे ऐसा होगा नहीं, पर हमने क्या कर लिया है, इसका ऐसा एज्यूम लिया है कि रेजिस्टेंस कितना लेके चल रहा है, 0। फिलहाल हम जो वायर जोड़ते हैं, जैसे कोई भी हम अगर हम क्या करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे तो जो वायर जोड़ते हैं, वायर का कोई रेजिस्टेंस हम नहीं मानते जब तक कुछ नहीं दे रखा हो। चलिए तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनिशियल चार्ज की, तो कैपेसिटर पे जो इनिशियल चार्ज है,
देखिए ध्यान दीजिए, इसकी इनिशियली क्या था, इसकी एनर्जी थी मैक्सिमम, इसके पास इनिशियली जो एनर्जी थी वो इसकी कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी थी, और इसके पास इनिशियली एनर्जी क्या थी, जीरो। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, इसकी कुछ एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो गई होगी, तो इन दोनों की एनर्जी का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी एनर्जी जितनी डिक्रीजमेंट होगी उतनी एनर्जी इसमें क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट। इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, और इसकी इनिशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और मिड में देखें तो इसकी एनर्जी में जो डिक्रीजमेंट होगा वो इक्वल होगा इसकी एनर्जी में जो इंक्रीजमेंट होगा। मतलब अगर इसकी एनर्जी 20 है और इसकी 0, तो अगर इसकी एनर्जी 10 इसमें चली गई तो इसकी रह जाएगी 10, और वो जो 10 का लॉस हुआ वो कहाँ गया होगा, इसमें आ गया होगा। तो जो 10 का इसमें लॉस होगा वो इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो लॉस इन एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल होगी गेन इन एनर्जी इन कॉइल। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें इनिशियली चार्ज, तो क्यू नोट क्या है, इनिशियल, और ये कह सकते हैं मैक्सिमम चार्ज। मैक्सिमम चार्ज क्यों, क्योंकि अब तो और फर्दर चार्ज हो नहीं रहा कैपेसिटर, अब तो डिस्चार्ज होगा बस। ठीक है, तो इस पे जो इनिशियल चार्ज है कैपेसिटर पे वो क्यू नोट है, या इसे हम क्या कहें, मैक्सिमम चार्ज कहें तो भी गलत बात नहीं होगी। चलिए, अगर हम देखें कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी क्या होती है, 1/2 CB स्क्वायर, या 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, या 1/2 Q इंटू V। तो कौन सा फॉर्मूला लगा के चलो, यहाँ पे मुझे Q दे रखा और C दे रखा, Q और C दे रखा है, तो Q और C वाला फॉर्मूला ही लगा के चलूंगा। तो अगर मैं बात करूं एनर्जी किसकी, कैपेसिटर की, और मैक्सिमम, तो कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो होगी 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। मगर वो मैक्सिमम एनर्जी पूछ रहा है तो इस समय मैक्सिमम चार्ज रखेंगे, और कैपेसिटर का मैक्सिमम चार्ज क्या था, Q नोट, यानी कि इनिशियल चार्ज। तो मैक्सिमम कैपेसिटर की एनर्जी ये है। अगर हम बात करें मैक्सिमम किसकी, कॉइल की एनर्जी, तो कॉइल की एनर्जी कैसे होती है, 1/2 LI स्क्वायर। सेम बिल्कुल जैसे वहां पे चार्ज होता है, बस यहाँ पे क्या होती है, करंट। वहां पे C होता है तो यह क्या होता है, L। तो 1/2 LI नोट स्क्वायर, जहां पे I क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कह सकते हैं पीक वैल्यू। क्लियर, आई नोट को क्या बोले, पीक। तो अगर मैक्सिमम में क्या कर रहा हूं, कैपेसिटर की एनर्जी किससे आएगी, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C से, और जो कॉइल है उसकी एनर्जी आएगी 1/2 LI स्क्वायर से। अगर मैं इसकी मैक्सिमम एनर्जी देखूं तो यहाँ मैक्सिमम चार्ज रखना पड़ेगा, और इसकी मैक्सिमम एनर्जी देखूं किसकी, कॉइल की, तो यहाँ पे आई नोट रखनी पड़ेगी। चलिए, आई नोट क्या हो गई, मैक्सिमम करंट, या कह सकते हैं पीक करंट। चलिए, अगर हम बात करें तो इसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, जब ये मैक्सिमम पे होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, और जब ये मैक्सिमम पे होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, जीरो, क्योंकि कैपेसिटर की एनर्जी ही तो एक दूसरे में क्या कर रही है, ऑक्सीलेट कर रही है। जो इनिशियली कैपेसिटर की एनर्जी थी वही तो आपस में दोनों में ऑक्सीलेट करेगी। टोटल एनर्जी कंजर्वेशन क्या रहेगा, इसमें टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व। तो अगर मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम कैपेसिटर की है वही मैक्सिमम इसकी होनी चाहिए, जो मैक्सिमम कैपेसिटर की होगी वही मैक्सिमम इसकी होगी, क्योंकि जब इसकी मैक्सिमम होगी तो इसकी जीरो, और जब इसकी मैक्सिमम होगी तो वहाँ जीरो, मतलब सारी की सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई होगी। तो हम यह कहें तो ऐसा गलत नहीं होगा कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल होगी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ कॉइल। ठीक, चलिए, अब अगर हम बात करें किसी भी पर्टिकुलर समय पे, तो पर्टिकुलर किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम बात करें तो क्या होगा, अगर हम एनर्जी ऑफ कॉइल प्लस एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अगर वो क्या करें, उनको सम करें, तो उनका वो सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो कोई सी भी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर हम क्या करें तो इसमें जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होगी, बस इनके बीच में रेजोनेंस करते रहेगी। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, अगर एट ए टाइम टी पे अगर हम बात करें तो UL प्लस UC का जो सम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, और वो किसके इक्वल होगा, या तो मैक्सिमम C के इक्वल होगा या मैक्सिमम L के इक्वल होगा। चलिए खैर, तो अगर ये कांस्टेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे कांस्टेंट जो एनर्जी है किसी भी टाइम पे वो इक्वल टू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब हम कांस्टेंट, अब इसकी एनर्जी को हम क्या लिखें, ये देखिए यहाँ पे इस एक मिनट नहीं, ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। चलिए, ये तो बात सही बोली है कि दोनों की एनर्जी का सम क्या रहेगा, दोनों की एनर्जी का सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। अब हम क्या करें, अब हम क्या लगाएं यहाँ पे, अगर हम ये क्लोज लूप है, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि किसी भी क्लोज लूप के लिए नेट इमेफ ऑफ सर्किट क्या होता है, जीरो। KVL लो, अगर हम बात करें किरचॉफ करंट लो और किरचॉफ वोल्टेज लो, तो किरचॉफ वोल्टेज लो क्या कहता है, किसी भी क्लोज लूप के लिए नेट EMF का सम क्या रहेगा, जीरो। तो इसका EMF प्लस इसका EMF इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, या कह सकते हैं इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज का नेट सम क्या होगा, जीरो। तो एक दूसरी कंडीशन हम क्या लगा सकते हैं कि दोनों, ये क्लोज लूप है तो क्लोज लूप के लिए नेट वोल्टेज, तो ये क्या है, VL प्लस VC। ठीक है, VL प्लस VC इज इक्वल टू क्या रहेगा, वो मैं फिर गलत बोल गया, तो एनर्जी है VL प्लस VC इज इक्वल टू क्या रहेगी, कांस्टेंट। और एक दूसरा
क्या है, दोनों का अगर हम क्या लगाएं यहाँ पे VL, क्या करें VL प्लस VC का नेट सम क्या रहना है, जीरो। किसी भी क्लोज लूप के लिए नेट वोल्टेज सम क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो अब जो कॉइल है उस कॉइल का ईएमएफ क्या होगा, कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो किससे आता है, आई डी आई अपॉन डी टी। इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा है, उसमें हमने क्या देखा है, इंडक्शन में देखा है, किसी भी कॉइल का क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कितना होगा, एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक। और किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, Q इक्वल टू होता है CV, तो V क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। इन दोनों का नेट सम क्या होना चाहिए, जीरो। लगाइए बस इस इक्वेशन को। तो यहाँ से अगर हम क्या करें, ये इक्वेशन वैलिड हो गई। अब इसे मैं क्या करूँ, इसे मैं क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को L से या C से क्या कर दूँ, डिवाइड। अगर मैं L से डिवाइड करूँगा तो L ये L, इसको भी L से डिवाइड कर दूँ, इसको भी L से, पूरी इक्वेशन को L से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ का L खत्म हुआ, ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन LC हो जाएगा, और इज इक्वल टू जीरो अपॉन एल, वो तो जीरो रहेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, आई की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई और क्यू दो अलग अलग टर्म्स हो रही हैं, या तो क्यू क्यू में ले जाओ या आई आई में ले जाओ। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू क्यू में ले जाता हूँ। तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, आई को मैं लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, तो इस आई की जगह मैं क्या लिख दूंगा, डी क्यू अपॉन डी टी। तो देखिए जरा, तो देखिए अब मैं आई की जगह लिख सकता हूँ डी क्यू अपॉन डी टी। तो यहाँ देखिए ये क्या था, डी आई अपॉन डी टी था, मैंने आई की जगह क्या रख दिया, डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये डी टी का स्क्वायर हो गया, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया क्यू का, ठीक है। और ये क्या था, क्यू अपॉन एल सी था, ठीक, इज इक्वल टू क्या है, जीरो। ये इक्वेशन बन गई है एक। अब इस इक्वेशन को जरा आप कंपेयर करें किसमें, रेजोनेंस। अगर आपने ऑक्सीलेशन एसएचएम पढ़ रखा है तो ये आपस में एनर्जी तो ऑक्सीलेट कर रही थी यहाँ, तो ये एक तरीके से ऑक्सीलेशन की इक्वेशन, इससे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर विद दिस, ये क्या है, डी डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स का किसके टाइम के रेस्पेक्ट में, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ फ्री ऑक्सीलेशन। जब भी कोई फ्री ऑक्सीलेशन होता है एसएचएम मोशन में, ये मैंने पढ़ा रखा है, वहां पे आप देख सकते हैं। ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए हमेशा कि फ्री ऑक्सीलेशन का जो इक्वेशन है वो ये होती है। अगर यहाँ भी फ्री ऑक्सीलेशन हो रहा है, जो कैपेसिटर और कॉइल के बीच में जो एनर्जी है वो फ्रीली तो मूव कर रही है, इसे कोई मूव तो करा नहीं रहा, वो आपस में ऑक्सीलेट कर रही दोनों के बीच में, ठीक है, कभी कैपेसिटर में, कभी कॉइल में, कभी कैपेसिटर में, कभी कॉइल में। तो ये क्या है, फ्री ऑक्सीलेशन हो रहा है। तो फ्री ऑक्सीलेशन की इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिए ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर को, ये तो डबल डिफरेंशिएशन, ये क्यू की इक्वेशन है और ये एक्स की इक्वेशन है। तो डबल डिफरेंशिएशन वाले को डबल डिफरेंशिएशन से कंपेयर करेंगे और सिंगल्स को सिंगल से कंपेयर करेंगे। तो अगर एक्स की जगह क्या हो गया, क्यू, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या हो गया, 1 अपॉन एल सी। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर आ गया 1 अपॉन एल सी। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन रूट एल सी। यह कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और ये कंडीशन कब होती है, जब रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस कंडीशन ही तो है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा देखें तो क्या थी, 1 अपॉन रूट एल सी तो थी। तो एक तरीके से क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी से क्या करेंगे, आपस में दोनों क्या कर जाएंगे, ऑक्सीलेट कर जाएंगे फ्रीली। तो फ्री ऑक्सीलेशन, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, तो ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी वही थी जो किसकी थी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी। चलिए अब इसे अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में कि नहीं, तो बात करिए। तो यहां से क्या हो गया, दोनों को कंपेयर कर लिया था, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया था 1 अपॉन एल सी के। तो यहां से ओमेगा इक्वल आ गया 1 अपॉन रूट एल सी। और ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। और ध्यान दीजिए, अगर आपको याद हो तो यही फ्रीक्वेंसी, यही क्या थी, यही फ्रीक्वेंसी किसके लिए थी, रेजोनेंस कंडीशन के लिए थी। अब अगर हम बात करें Q इक्वल टू, कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो किस टाइप से वेरी कर रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर लगातार डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, Q इक्वल टू होगा Q नॉट कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी क्यों, साइन ओमेगा टी क्यों नहीं। देखिए अगर मैं साइन ओमेगा टी लूंगा तो जब टी इक्वल टू जीरो लूंगा तो टी इक्वल टू जीरो पे ओमेगा टी क्या हो जाएगा, जीरो। और साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज क्या होगा, जीरो। तो इनिशियली चार्ज यानी कि टी इक्वल टू जीरो पे कैपेसिटर पे चार्ज कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, जीरो। और कैपेसिटर पे चार्ज जीरो नहीं है, मैक्सिमम है। और मैक्सिमम है तो टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है। अगर हम जीरो पे देखें तो जीरो पे मैक्सिमम वैल्यू कौन देता है, कॉस। और साइन क्या देता है, मिनिमम वैल्यू। तो जीरो वैल्यू पे कॉस क्या देता है, मैक्सिमम वैल्यू। तो इनिशियली चार्ज क्या था, मैक्सिमम था, किस पे, कैपेसिटर पे। तो इसलिए हम क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, कॉस ओमेगा टी। तो Q इक्वल टू हो गया Q नॉट कॉस ओमेगा टी। अब मुझे I निकालना, I क्या होता है, डी क्यू अपॉन डी टी। तो रखिए जरा, मुझे I की इक्वेशन लगानी,
तो I इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यू अपॉन डी टी। जो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा होगा। तो अब जो करंट है वो किस टाइप से फ्लो कर रही होगी, करंट कितनी होगी, तो वो देखते हैं किसमें मैक्सिमम करंट। अगर पूछने लगे कि मैक्सिमम करंट कितनी हुई कॉइल में, तो वो निकाल रहे हैं। तो करंट अगर हम निकालें सर्किट में, जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगी, डी क्यू अपॉन डी टी होती है। क्यू की वैल्यू उठाकर रख दीजिए यहाँ से जी, जो टाइम के साथ में वेरी कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्यू की जगह रख देंगे क्यू नॉट ओमेगा टी, जहाँ क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज है किसका, कैपेसिटर का, या कह सकते हैं इनिशियल चार्ज हो गया कैपेसिटर का। देखिए जी, तो अब क्या करें, क्यू की जगह हम रख देंगे क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इसको डिफ्रेंशिएशन करें, क्यू नॉट तो कांस्टेंट रहेगा। अब कोस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का कितना हो जाएगा, ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा साइन ओमेगा टी। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही आ जाएगा। कॉस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे वो कितना हो जाएगा, ओमेगा। तो I इज इक्वल टू हो गया आई नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब करंट की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, अगर हम बात करें किसी में, तो करंट की जो इक्वेशन है इनिशियली तो जीरो होगी। इनिशियली कॉइल में तो करंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि जब इनिशियली हम क्या करेंगे, कैपेसिटर जोड़ेंगे तो उसके बाद ही तो करंट शुरू होगी। तो इनिशियली करंट जीरो होगी, इनिशियली करंट जीरो होगी, तो करंट की इक्वेशन होनी क्या चाहिए, आई इज इक्वल टू होनी चाहिए आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एसी टर्म्स में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ऑक्सीलेशन करेगा तो क्या होगी, वेरी करती रहेगी करंट, कभी मैक्सिमम कभी मिनिमम कभी मैक्सिमम, तो अल्टी पल्टी होती रहेगी एनर्जी की। तो करंट भी घटती बढ़ती रहेगी, ऐसी चार्ज भी घटता बढ़ता रहेगा। तो आई की इक्वेशन होनी क्या चाहिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी होना चाहिए। और हमारे पास आ कितनी रही है, आई इज इक्वल टू आ रहा है क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो दोनों को कंपेयर करिए, तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आई नॉट किसके इक्वल हो गई, क्यू नॉट ओमेगा के। तो यहां से जो मैक्सिमम करंट होगी किसमें, कॉइल में, तो वो कितनी होगी, क्यू नॉट ओमेगा, जहां पे क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो ये बात डायरेक्ट आप पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, डायरेक्ट इसको क्वेश्चन में पूछ लेगा। अब इसको आप डायरेक्ट ध्यान रखिए कि जब भी क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो जब हम क्या करेंगे, एलसीआर ऑक्सीलेटरी सर्किट में क्या होगा, कोई भी चार्ज कैपेसिटर किसी भी कॉइल से हम जब क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उनकी एनर्जी दोनों की आपस में क्या करती है, ऑक्सीलेट, और इस फिनोमेना को बोलते हैं एलसी सर्किट। अब इसमें जो करंट है हमेशा क्या रहेगी, जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या कह सकते हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ कॉइल इज इक्वल टू क्या रहेगा, कांस्टेंट। दूसरा, दोनों का वोल्टेज का सम क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वो क्लोज लूप है। क्लोज लूप में केवीएल क्या लो कहता है कि हमेशा नेट ईएमएफ क्या रहेगा, जीरो। तो दो इक्वेशन थी, वहां से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर जब कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी है तो उस समय कॉइल की एनर्जी क्या होगी, जीरो, और जब कॉइल की एनर्जी मैक्सिमम है तो कैपेसिटर की एनर्जी क्या होगी, जीरो। कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी कितनी होती है, 1/2 क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, जहां क्यू नॉट क्या है, मैक्सिमम चार्ज। और अगर हम कॉइल की बात करें तो कॉइल पे मैक्सिमम एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, जहां आई क्या है, मैक्सिमम करंट। तो मैक्सिमम करंट अगर हम क्यू नॉट की फॉर्म में देखें तो अच्छा ये क्या है, इस कंडीशन में क्या है, कंडीशन निकल कर आई थी कि ये जो रेजोनेंस करता है, इसकी जो एनर्जी आपस में एक दूसरे के बीच में रेजोनेंस करती है, इस रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी क्या करती है, सॉरी, किस फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी क्या करती है, ऑक्सीलेट करती है। तो वो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया था 1/√LC। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वही फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर होगी बात। और एक बात आ गई कि जो मैक्सिमम करंट होगी कॉइल में मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, तो जो आई नॉट है वो इक्वल हो सकती है क्यू नॉट इंटू ओमेगा, जहाँ क्यू नॉट क्या था, मैक्सिमम चार्ज था कैपेसिटर का, और ओमेगा क्या थी, वो फ्रीक्वेंसी थी जिस फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, और एनर्जी ऑक्सीलेट कर रही थी किसके बीच में, कैपेसिटर और कॉइल के बीच में। ठीक है, देखिए एक प्रॉब्लम समझिए इस पे। ये कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged by the V1 potential. Now the capacitor is connected to a inductor of a inductance L, मतलब एक कॉइल से जोड़ दिया गया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, L. Calculate the current in the inductor when potential of the capacitor becomes V2. सुनिए क्या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम AIPMT में आ चुकी है 2018 में, ठीक है, 2010 में। क्या है इस प्रॉब्लम में, कह रहा है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, इसको हमने V1 वोल्ट से क्या करा गया है, चार्ज किया गया है। तो ये कह रहा है एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज बाय द V1 पोटेंशियल। ऐसे V1 पोटेंशियल से हमने क्या कर रखा है, चार्ज। अब क्या करा, अब इस कैपेसिटर को हमने एक इंडक्टर से जोड़ दिया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, L, मतलब एक कॉइल से जोड़ दिया जिसकी इंडक्टेंस कितनी है, L है।
और जब जोड़ने के बाद क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द करंट इन द इंडक्टर। तो इंडक्टर में क्या बताना है, करंट बतानी है। कब? जब कैपेसिटर का वोल्टेज कितना रह जाए, V2 रह जाए। क्योंकि हमने क्या करा होगा, जब कैपेसिटर को क्या कर दिया होगा, इंडक्टर के साथ जोड़ दिया होगा, तो यहाँ ऑक्सीलेशन होने लगेगा, और ऑक्सीलेशन होने लगेगा तो क्या होगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगेगा। कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो क्या होगी, इंडक्टर में जाने लगेगी, और जिससे क्या होगा, इसका वोल्टेज डिक्रीज होगा। तो वही कह रहा है कि इसका जब क्या हो जाए, अगर हमारे पास क्या हो जाए, तो ये कह रहा है कि उस समय इंडक्टर में करंट बतानी जब कैपेसिटर का वोल्टेज V1 से चेंज होके क्या हो जाए, V2 हो जाए। तो बहुत सिंपल सी बात है। आप क्या लगाइए, जब LC सर्किट में क्या होता है, एनर्जी आपस में एक दूसरे में ऑक्सीलेट होती रहती है, और एनर्जी ऑक्सीलेट रहेगी तो एक तो हम ये लगा सकते हैं कि नेट एनर्जी सम क्या रहेगा, कांस्टेंट। एक दूसरा, अगर हम बात करें कैपेसिटर में जितनी एनर्जी का लॉस होगा उतना क्या हो जाएगा, इंडक्टर की एनर्जी में क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना आसान है, क्योंकि कैपेसिटर की दो अलग अलग पोटेंशियल दे रखे हैं, इनिशियली V1 और बाद में क्या दे रखा है, V2। तो V1 पे एनर्जी लगा सकता हूँ कैपेसिटर की 1/2 CB² फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो तीन तरीके से निकाल सकते हैं, 1/2 CB², 1/2 Q² C या 1/2 QB। तो फिलहाल ये सुटेबल रहेगा कि CB वाला 1/2 CB²। तो हम क्या कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि डिक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी में जो डिक्रीजमेंट होगा, जो लॉस होगा, वो उतना ही क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। किसमें, L की एनर्जी में। तो इंक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ L, ठीक है। तो कैपेसिटर की एनर्जी में जितना डिक्रीजमेंट होगा उतना L की एनर्जी में क्या हो जाएगा, इंक्रीजमेंट। अब कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज कितना होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। तो इनिशियल ज़्यादा थी, फाइनल कम हो गई, तो यही तो चेंज होगा। ये तो क्योंकि डिक्रीजमेंट ले रहे हैं तो इनिशियल माइनस फाइनल, और इंक्रीजमेंट लेते तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। इतना तो मालूम है आपको कि नहीं, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल नहीं निकलता। अगर डिक्रीजमेंट है तो क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल, और इंक्रीजमेंट है तो क्या निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। चलिए, तो डिक्रीजमेंट इन, ये कह सकते हैं, तो चेंज इन एनर्जी या लॉस इन एनर्जी ऑफ कैपेसिटर इक्वल होगी गेन इन एनर्जी ऑफ L। ये कह सकते हैं डिक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ C, डिक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ C वो इक्वल क्या हो जाएगी, इंक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ L। ठीक, चलिए अब इस डिक्रीजमेंट है तो चेंज कैसे निकालेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल। कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 CV1², माइनस फाइनल क्या होगी, 1/2 CV2², क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल कितना दे रखा, V1, और बाद फाइनल पोटेंशियल कितना दे रखा, V2, इजिकल टू इंक्रीजमेंट इन एनर्जी ऑफ L की एनर्जी कितनी होगी, 1/2 LI²। अब क्या इसमें इंक्रीजमेंट निकालना, तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियली तो एनर्जी, फाइनल एनर्जी हमें निकालनी कितनी, मान लीजिए I। मान लेते हैं जब पोटेंशियल V1 से घट के V2 हो गया, तो मान लीजिए इसमें करंट कितनी फ्लो कर गई, I। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 1/2 LI² माइनस इनिशियल एनर्जी, तो इसमें क्या थी, 0, क्योंकि करंट फ्लो इनिशियल क्या थी, 0। इनिशियल L की एनर्जी तो 0 थी। चलिए बस इसको लगा दी, अब तो बात ही खत्म हो गई। हमें क्या निकालना, I। 1/2 से 1/2 सब कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा CV1² माइनस CV2², और अपॉन में क्या हो जाएगा, L, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रूट। तो ये क्या आ जाएगी, करंट। तो जब कैपेसिटर का वोल्टेज V1 से घट के V2 हो जाएगा, तो उस समय करंट कितनी फ्लो कर जाएगी, दिस। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, अगर हम बात करें इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रॉब्लम में ये कह रहा है, देखिए ये AIEEE में आई हुई प्रॉब्लम है, और बड़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है। इन LC ऑक्सीलेशन इनिशियल चार्ज इन द कैपेसिटर इज Q0। एक ऑक्सीलेटिंग, ये कह रहा है LC ऑक्सीलेशन सर्किट है, और उसमें जो कैपेसिटर है उसका इनिशियल चार्ज कितना है, Q0। फाइंड आउट चार्ज in capacitor when half of the energy of the capacitor is transferred to an insulator। ये कह रहा है कि एक LC सर्किट है, इस LC सर्किट में कैपेसिटर पे इनिशियल चार्ज कितना, Q0 है। ये कह रहा है उस समय अब कैपेसिटर पे चार्ज बताओ जब इसकी हाफ एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए, इंडक्टर में ट्रांसफर हो जाए, इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो कितनी होगी, 1/2 Q²/C, यही तो है एनर्जी। और इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, 1/2 Q0²/2, Q0²/C, यही तो इनिशियल एनर्जी है, और यही मैक्सिमम एनर्जी है। कैपेसिटर की इनिशियल एनर्जी ये है। अब वो कह रहा है इस एनर्जी क्या हो जाए, इस एनर्जी का हाफ हो जाए। तो इस एनर्जी का हाफ कब होगा, जब इंटू क्या हो जाए, 1/2। अब इंटू 1/2 अपने आप से तो आके लगेगा नहीं, तो
तो इसको चार्ज को ही तो चेंज करना पड़ेगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो फिक्स है, 1/2 की वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको ही तो वेरी करना पड़ेगा। तो इसको कैसा जुगाड़ करूं कि इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा 1/2 और आ जाए। तो इस क्यू नोट की जगह हम क्या ले लें, अगर हम इस क्यू की जगह क्या रख दें, क्यू नोट बाई रूट टू, क्यू नोट बाई रूट टू, तो उसका जब स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू, तो एक एक्स्ट्रा बाई टू आ जाएगा। तो उस समय जो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इनिशियल एनर्जी के हाफ हो जाएगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? देखिए अगर मैं क्या कर दूं इसको 1/2 क्यू नोट की जगह क्या रख दूं 1/√2। अब इसका जब मैं स्क्वायर करूं तो वो कितना बाई सी, तो अब मैं इसे सोल्व करूंगा तो देखिए कितना आ गया, ये 1/2 क्यू नोट का स्क्वायर अपॉन सी और इंटू √2 का स्क्वायर कितना होगा 1/2। तो ये क्या हो गया, इनिशियल का भी हाफ हो गई एनर्जी। तो एनर्जी कैपेसिटर की एनर्जी इनिशियल एनर्जी के हाफ कब होगी, जब चार्ज की वैल्यू कितनी हो जाए, जब चार्ज की वैल्यू हो जाए क्यू नोट बाई टू। तो इनिशियल चार्ज के कितना हो जाए, क्यू नोट बाई टू। तो जब इनिशियल चार्ज की वैल्यू क्यू नोट बाई √2 के इक्वल हो गई होगी तो उस समय एनर्जी क्या हो गई होगी, हाफ। आगे बस समझ में नहीं? या ऐसे कर लो भैया, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको समझ में आ गई बात? नहीं तो इसको जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, क्यू 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 नोट स्क्वायर बाई अपॉन में सी और इंटू क्या होगा √2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना होगा बाई टू। और ये थी इनिशियल एनर्जी और ये इनिशियल का क्या हो गया, हाफ। तो इनिशियल एनर्जी का हाफ कब आ रहा है, जब क्यू की जगह कितना ले रहे हैं, क्यू नोट बाई √2। तो अगर चार्ज को क्या करोगे, इनिशियल चार्ज को इनिशियल चार्ज के बाई √2 टाइम्स कर दोगे तो उस समय एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ। तो ये वैल्यू थी। तो कितनी वैल्यू पे इसकी एनर्जी हाफ एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, जब चार्ज की वैल्यू क्यू नोट बाई √2 हो जाएगी। तो यह सीधा सीधा लगाइए, 1/2 फिक्स है, सी फिक्स है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है कैपेसिटर की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही क्यू स्क्वायर के। ठीक है, बस लगा दो, खत्म करिए बात। तो क्या लगा सकते हैं, अगर मैं बात करूं Q2/Q1 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q2/Q1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लगाइए, ये कितनी होनी है, हाफ होनी है। तो अगर ये 1 है तो वो कितनी होगी 1/2। तो अगर ये 1 है तो वो कितनी होगी 1/2, तो ये कितनी हो गई, ये आ गया इजिकल टू क्या होना है, अगर Q1 कितना है, ये कितना है Q0 है, तो Q2 हमें निकालना है, बस इसका स्क्वायर ले लो। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट। तो बस यहाँ से सीधा सीधा आ गया Q2 इजिकल टू आ गया Q0/√2। देखो आंसर आ गया डायरेक्ट। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसमें एक और बात बता दें, एक प्रॉब्लम बच्चे ने पूछ ली थी, तो वो आपको भी हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ जाए, तो उससे रिगार्डिंग में एक बात है वो बता देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके बारे में बता दें थोड़ा सा। तो देखिए जरा क्या है ये, अगर हम बात करें इसमें तो क्या होगा, इट इज मैक्सिमम। देखिए क्या कह रहा है, इट इज मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी टॉलरेट ए मीडियम विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो किसी भी मीडियम का वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें क्या हो जाए, वो क्या कर जाए, टॉलरेट कर जाए विदाउट ब्रेकडाउन के। ठीक है, मतलब टॉलरेट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेबल हो जाए विदाउट उसके ब्रेकडाउन के। तो इट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन बी टॉलरेट इन ए मीडियम विदाउट इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। अगर बात करें यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जो यूनिट है वो क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसके लिए, अगर हम बात करें एयर के लिए, फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁶। जैसे स्पीड ऑफ सनलाइट होती है 3 × 10⁸, ऐसे ये क्या है, फॉर एयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखें मतलब एयर मीडियम के लिए वो कितनी होगी 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दे किसमें, एयर में, तो फिर क्या कर जाएगा, जो एयर मीडियम है वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। ये ऑल्टरनेटिंग करंट एसी कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसका एक क्विक रिवीजन डालेंगे, उस रिवीजन में बहुत अच्छे सी कुछ और प्रॉब्लम होंगी, कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी एक बार में क्लियर नहीं होती तो वो दूसरी बार में क्या होंगी। तो फिजिक्स क्या है, देख मैंने आपको बताया था फिजिक्स बहुत जल्दी बहुत अच्छे से आपको आएगी, और जब आएगी तो कंप्लीट आती है, या आधी अधूरी कभी नहीं आती। ये जब आएगी आपके पास तो अपना घर छोड़ के तुम्हारे घर रहने आ जाएगी। ठीक है, बस क्या है, आप इसको क्या करते रहिए, इसको बस पढ़ते जाइए, इसको देखते जाइए। ठीक है, लेक्चर वाइज लेक्चर देखते जाइए। इसलिए क्या करेंगे, फिजिक्स में हर एक चैप्टर का कोशिश करेंगे कि रिवीजन डाल दें, और तो जैसे एक चैप्टर
चैप्टर डाल दिया, फिर उसका रिवीजन डाल देंगे, तो आप जब 2 सीरीज पढ़ लोगे एक चैप्टर की तो ऑलमोस्ट आपको क्या है कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट का मतलब है कि विश्वास आना शुरू हो जाएगा कि हाँ मुझे फिजिक्स आई कि नहीं आई, पर ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मुझे फिजिक्स कुछ कुछ समझ में आने लगी। और बस एक बार जैसे ही आने लगती है, इसकी खुशबू आने लगती है, तो फिर ये कभी नहीं जाती। आगे बात समझ में। तो फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, इसको बस देखते जाएं, मतलब करते जाएं। समझ में आ रही तो भी नहीं, तो भी ठीक है, और नहीं समझ में आ रही तो बहुत ही बढ़िया बात है, इससे बढ़िया बात नहीं होती अगर समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है, चलिए। क्यों ये बड़ा अजीब सा आपको लगता होगा जब मैं कहता हूँ कि समझ में आ रहा है तो ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा तो बहुत ही बढ़िया है। रियल में सच में यही बात सच है, ये बहुत बढ़िया अगर समझ में नहीं आ रहा। जब समझ में नहीं आ रहा होता तो अभी आपको पता चलेगा बाद में ऐसा क्यों कहता हूँ, कभी बताऊँगा, और बताऊँगा क्या, आप ही खुद समझ में आने, आप ही खुद बताएंगे मुझे कि ये बात कैसे सच है।